ग्रीन हाउस इफेक्ट धरती पे होने वाला एक नेचुरल इफेक्ट होता है। बिल्कुल, ये एक नेचुरल इफेक्ट है। जब सूरज की गर्मी धरती तक पहुंचती है तो इसमें से कुछ गर्मी धरती अब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी स्पेस की तरफ रेडिएट हो जाती है। और उस स्पेस की तरफ रेडिएट हुई हुई गर्मी में से भी कुछ गर्मी को एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे धरती का टेम्परेचर बढ़ता है। और नेचुरली ये धरती पे एक नेसेसरी टेम्परेचर बनाए रखने के लिए ज़रूरी भी है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट एक फरिश्ता है, पर ग्लोबल वार्मिंग नहीं। इस ग्लोबल वार्मिंग की शुरुआत की बात करें तो कहानी जाती है लेट 18th सेंचुरी तक। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने के साथ साथ कई देशों की एग्रीकल्चर इकोनॉमी की इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनने की भी शुरुआत हुई। इस टाइम पर आम लोगों के घरों से लेकर बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज तक सब में एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल का यूज एक कॉमन बात होगी। इस टाइम पे फॉसिल फ्यूल का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी कई इनोवेशंस हुई, जैसे कि स्टीम इंजन जो रेलवेज और वाटरवेज का एक स्टेपल बन गया था। पर आखिर में ये इंजन भी तो कोयले से ही चलते थे और इन फॉसिल फ्यूल के जलने से निकलती थी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी डेंजरस ग्रीन हाउस गैसेज। और जैसे ही एटमॉस्फेयर में ये ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ने लगी, वैसे ही धरती का टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। साल 1896 में स्वीडिश सवांते अरहेनियस ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने पता लगाया कि कार्बन डाइऑक्साइड धरती को गर्म करती है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा स्केल पे इकोनॉमिक एक्सपेंशन होने लगा, जिसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एनर्जी की खपत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस टाइम पर लोगों ने बड़े शहरों में माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जिसे पूरा करने के लिए और कोयला जलाना पड़ा। अगर जाने कि ह्यूमंस का क्या इम्पैक्ट है इस बढ़ते इमिशन के कारण, तो इसके 3 मेन रीजंस हैं। पहला, डिफोरेस्टेशन। पेड़ काटने से उन पेड़ों की संख्या कम हो रही है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर। ह्यूमंस की जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी 2 ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करती हैं। लाइवली स्टॉक हो या खाद बनाना हो, यहाँ तक कि कई क्रॉप्स भी खुद नाइट्रोजन गैस रिलीज करती हैं। और पराली जलाना तो इंडिया के लिए एक जानी मानी बात है। तीसरा, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो गाइस, हमने अभी बात करी कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे हुई। अब जानते हैं ह्यूमंस ने इसके खिलाफ क्या स्टेप्स लिए। लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अवेयर करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, जैसे कि साल 1970 में पहला अर्थ डे मनाया गया। आज तक ग्लोबल वार्मिंग पे कई रिसर्चेज हुई हैं और उनसे हमें जो ग्लोबल वार्मिंग के इल इफेक्ट्स पता चले हैं, उनमें से कुछ हैं कि नंबर 1, राइजिंग टेम्परेचर। अगर हम प्री इंडस्ट्रियल एरिया से देखें तो आज तक 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है और सिर्फ इतने से टेम्परेचर राइज के कारण हमें हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं, जो इंसानों, जानवरों और फसलों सबको नुकसान पहुंचा रही है। नंबर 2, ग्लेशियर्स का पिघलना। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्टिक में मौजूद ग्लेशियर्स की बर्फ पिघल रही है, इससे सी लेवल राइज हो रहा है। साल 1993 से आज तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण 4 इंच तक सी लेवल बढ़ चुका है। इसकी वजह से जो कोस्टल रीजन्स हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज हो रहे हैं। अगर ये ग्लोबल वार्मिंग चलती रही तो मालदीव जैसे कई देश पानी के अंदर दब जाएंगे। नंबर 3, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। ग्लोबल वार्मिंग के कारण अर्थ की नेचुरल क्लाइमेट साइकिल पे बहुत असर पड़ा है। बाढ़, लैंडस्लाइड और वाइल्ड फायर जैसी नेचुरल क्लाइमेटीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा और जल्दी बदल रहा है। जानवर और कई पौधे इस जल्दी से बढ़ने वाले टेम्परेचर को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कई स्पीसीज जैसे पोलर बियर इंडेंजर्ड हो चुकी हैं और अगर ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो साल 2050 तक कम से कम 1 मिलियन स्पीशीज खतरे में आ जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग के डिस्कवर होने के बाद ह्यूमंस ने कई स्टेप्स लिए हैं, जिसकी वजह से आज तक हमने ग्लोबल वार्मिंग को बहुत हद तक रोक के रखा हुआ है, पर आज तक हम इसे रोक नहीं पाए हैं। स्टिल अगर हम पॉजिटिव साइड की तरफ देखें तो ह्यूमंस के पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं दिखाने के लिए। तो चलो अब जानते हैं कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में जिनकी मदद से हम ग्लोबल वार्मिंग को हराने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज। इसके अंदर 2 चीज़ों पे फोकस किया गया है। पहला, जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं वो फॉसिल फ्यूल यानी कोयला जलाने की बजाय रीन्यूएबल सोर्सेज से आए। रीन्यूएबल सोर्सेज जैसे कि सोलर, विंड और हाइड्रल एनर्जी से आए। दूसरा, एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी, यानी जो एनर्जी हमारे पास है हम उसका रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें, फिजूल खर्ची ना करें।
तीसरा, रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ लगाना और एफॉरेस्टेशन यानी कि नए जंगल बनाना। इन दोनों की वजह से हम और पेड़ लगा सकते हैं जो कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेंगे। चौथा, कार्बन प्राइसिंग, यानी कि हर वो चीज जिससे ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं उन सब पे टैक्स लगा के उन्हें महंगा कर दिया जाए ताकि लोग क्लीनर अल्टरनेटिव्स की साइड जाएं। पांचवा, अडेप्टेशन मेजर्स, यानी इंसान अपने आप को अपने बदलते इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल ले। जैसे ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जाएं जो फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स को झेल सकें, और आर्टिफिशियल कॉरिडोर्स बनाए जहाँ पे जानवरों और प्लांट्स की स्पीशीज अडेप्ट और इवॉल्व हो सके। नंबर 2, इंटरनेशनल एफर्ट्स। पहला, पेरिस एग्रीमेंट, जो कि साल 2015 में हुआ था। इस एग्रीमेंट में सेट किया गया था कि प्री इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर अब तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़े हुए टेम्परेचर 2 डिग्री से ऊपर ना जाने दिया जाए। फिर इसको चेंज करके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, एंड लकीली अभी हम 1.2 डिग्री सेल्सियस तक ही पहुंचे हैं। दूसरा था द कियोटो प्रोटोकॉल, जिसे साल 1997 में माना गया था। इसके अकॉर्डिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी एमिशंस को लिमिट कर दिया गया कि जैसे जो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया है वो इससे ज़्यादा एमिशन नहीं कर सकती। एंड अगर हम आजकल के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ग्रीन हाउस गैसेज को एमिट नहीं करती हैं, जिससे वो इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचा रही हैं। पर इन ईवीज को चार्ज करने में जो एनर्जी यूज़ होती है वो खुद ही फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके आ रही है, तो ग्रीन हाउस गैसेस पे क्या ही फर्क पड़ेगा। ये तो आयरनी हो गई। तो चलो गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एज एन इंडिविजुअल हम लोग और आप लोग क्या कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने के लिए। अगर हम में से हर एक इंसान छोटे छोटे स्टेप्स ले, जैसे एनर्जी का रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑप्ट करना, नए एमिशन नॉर्म्स को फॉलो करना और खुद को और दूसरों को ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ अवेयर करना, सिर्फ इतना सा करने पे ही हम ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकते हैं। बूंद बूंद से ही सागर बहता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।